तब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जहाँ छोड़े थे वहाँ से शुरू करेंगे। क्या पढ़ना हम लोग को? ऋतु पढ़ना है। ठीक है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होती है। ये बता रहा है कि एक ऋतु से दूसरी ऋतु जो है उसमें बहुत परिवर्तन होती है। जैसे किसी ऋतु में हमें गर्मी लग रहा होता है, किसी में ठंड लग रही होती है, किसी में बरसात हो रहा होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होती है। तटीय क्षेत्र के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। हाँ, तटीय क्षेत्र जो है, जो समुद्र के किनारे है, उसमें अधिक भिन्नता नहीं होती है। इसके पीछे रीजन है। जस्ट पीछे वाला वीडियो में बताया था मैं कि क्या होता है, जो समुद्र जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जैसे जैसे समुद्र से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे दिक्कत होता है हम लोग को। ज़्यादा गर्मी लगेगा, ज़्यादा ठंड लगेगा, लेकिन समुद्र के अगल बगल जो है उसमें उतना असर नहीं पड़ता है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितनी प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए आप अभी तक कितनी प्रकार की जो ऋतुआं हैं उसको आप अनुभव करके बैठे हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुआं होती है। पहला एक शीत ऋतु, ठंडी का मौसम, फिर गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा मानसून की वापसी। एक तो गर्मी हो गया, ठंडा हो गया। एक हो गया मानसून का आगमन, जब मानसून आता है जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना, और जब मानसून रिटर्न जाता है अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो रिटर्न जाने वाला उसको मानसून जब चला जाता है तो अक्टूबर नवंबर होता है, और आता है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मानसून का आगमन कब होता है और मानसून वापसी कब जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। जो शीत ऋतु है वो उत्तरी भारत में, ये जो रहा दक्षिणी भारत रहा, यहाँ ये रहा, ये जो उत्तरी भारत हो गया, उत्तरी भारत ये वाला पार्ट हुआ। उत्तरी भारत जो इधर रहा, कर्क रेखा के जो उत्तर में पड़ता है, कर्क रेखा के जो उत्तर में पड़ रहा है वो उत्तरी भारत हो गया। उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, तो नवंबर से लेकर के फरवरी तक आपको शीत ऋतु मिलता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडा महीना माना जाता है। उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी जो है सबसे ठंडा महीना माना जाता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पे घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तापमान क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में बता चुके हैं। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। जो चेन्नई का पूर्वी तट है यहाँ पर उसका 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ आपका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उत्तरी में आपका कितना, नहीं, यहाँ पर जो है आपका 24 से 25 डिग्री चेन्नई में है, लेकिन उत्तरी मैदान में कितना है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना का फर्क आ गया। ठीक है, दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। क्वेश्चन आता है कि दिन ठंडा होता है या रात ठंडा होता है, तो हमेशा रात ठंडा होता है और दिन गर्म होता है। चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, चाहे ऋतु का मौसम हो, जो भी हो, बरसात का मौसम हो, चाहे किसी चीज़ का भी मौसम हो, दिन गर्म होता है क्योंकि धूप निकलती है दिन में, और रात ठंड होता है दिन से हमेशा। ठीक है, उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात भी होता है। उत्तर में जो है गर्मी जो है सामान्य, मतलब ठंडी जो है सामान्य रहता है, कभी कभार बारिश भी होता है बर्फ का, और जो हिमालय के जो ऊपरी ढाल है, जो ऊपर वाला जो हिमालय पड़ गया यहाँ पे, वहाँ पे हमेशा बर्फबारी होते रहता है। ठीक है, इस क्षेत्र में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन प्रवाहित होती है। इस ऋतु में जो ठंडी की जो मौसम है, शीत ऋतु है, उसमें क्या होता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है बहती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ये जो है स्थल से मतलब लैंड से, जमीन से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। बस यही रीजन है कि मौसम जो है शुष्क हो जाता है, बरसात नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग देखे होंगे ठंडी के मौसम में भी बारिश होता है, अभी उसके बारे में भी आगे देखेंगे। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। ठीक है, बस यही रीजन है कि जो व्यापारिक पवनें जो आ रही है तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। रुक जाइए, हम आपको डायग्राम से बना देते हैं। जो समुद्र के स्थल की ओर बहती है, यहाँ देखिए, हम इसको डायग्राम से ही क्लियर कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए हमारा जो है, ये हमारा भारत हो गया।
ठीक है। अब क्या होता है कि जो पवनें हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है जो ऐसे बहती है, इधर से आ रही है बहते हुए, और यही जब बहते हुए आती है, ठीक है, इधर से तो इधर हुई, और ये जब इधर घुसती है तो ये जा करके आपको तमिलनाडु के तट पर यहाँ पर वर्षा करा देती है। समझ गए? ठीक ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश के उत्तरी, रुक जाइए, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है जिसमें हल्की पवन इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, बताते हैं। यहाँ जो पवन है, यहाँ रुक जाइए, रुक जाइए दिखा रहे। यहाँ जो पवने हैं, ठीक ना, वो क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया। हाई प्रेशर बनने के कारण अब ये हाई प्रेशर जब हो गया तो ये क्या होगा, कहीं भी भागेगा, इधर भी भाग सकता है, 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 इधर भी, लेकिन वो जाएगा कहाँ, जहाँ पर आपका लो प्रेशर बन रहा है। तो लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, उत्तर पश्चिम की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो लो प्रेशर इसलिए पवने जो है इधर की ओर भागती है। ठीक ना, समझ रहे हैं बातों को? चलिए, उच्चावच से प्रभावित होकर यह पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती है। वही बात है, पवन जो आपका इधर की ओर बह रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बह रही है। समानता इस मौसम में आसमान साफ होता है, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें स्थिर तथा परिवर्तित होते हैं। ये चीज बता चुके हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। उससे पहले 1 मिनट, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए, कर्क रेखा पर सीधा, रुक जाइए, एक चीज आप लोग ये देखिए, हाँ, कि जो शीत ऋतु होती है उत्तरी मैदान और उत्तरी पश्चिमी में क्या होता है, चक्रवाती विक्षोभ आता है। ठीक ना, ये जो है ये कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है और पश्चिमी पवन के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसी कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों में हिमपात होती है, बर्फबारी होती है, जिसके उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानिक तौर पर महावट कहते हैं, महावट कहाँ, पंजाब का राजस्थान का जो एरिया हुआ वहाँ जो वर्षा होता है अधिकतर मेनली कहा जाए तो उसको महावट, लेकिन यहाँ पे दिया है कि शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको महावट कहते हैं। कहा जाता है कि महावट कहा जाता है कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब महावट होता है तो वर्षा जो होता है बहुत ही न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी जो रबी फसल है वो इस पानी के मिलने के बाद वो रबी फसल जो है जल्दी ग्रोथ करती है, इसलिए कहा जाता है रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आप लोग का काम है कमेंट में बताएंगे कि जो रबी फसल में कौन कौन सा फसल आता है। ठीक ना, अब देखिए, प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में 9 के बराबर परिवर्तन होता है। जो प्रायद्वीपीय भारत हुआ, प्रायद्वीपीय भारत इधर महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र से नीचे का जो पार्ट हो गया, इधर जो ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, वहाँ पर शीत ऋतु का कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। इसी बात को बताना चाह रहा है। अब हम लोग आते हैं ग्रीष्म ऋतु, गर्मी में। ठीक है, यहाँ देखिए, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। अब देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है कि जो कर्क रेखा है उसका सीधा धूप पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। ऐसा स्थिति बनता है कि कर्क रेखा का सीधा जो उत्तरी गोलार्ध, हम लोग का इंडिया जो उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, सीधा धूप पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, गर्मी शुरू होता है। और सबसे ज़्यादा गर्म दिन कौन सा होता है, 21 जून होता है। ठीक है, मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु कब कब होता है, मार्च से लेकर मई तक। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का
पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किया गया तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में जो दक्कन का पठार का उच्च तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान जो है सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यही प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देखिए, इस बात को ये बता रहा है कि अगर हम लोग देखा जाए तो सब जगह अलग अलग तापमान है। ठीक है, एक जगह आपको कहीं पर 38 डिग्री तापमान हो रहा है, कहीं पर मध्य प्रदेश और गुजरात में 42 डिग्री तापमान हो रहा है। ठीक ना, कहीं पर 45 डिग्री तापमान है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में देखा जाए समुद्र का ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जिसके वजह से वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। ठीक ना, चलिए, देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। जो देश का जो उत्तरी भाग है उसमें गर्मी के मौसम में क्या होता है, तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, वायु दाब में कमी आ जाता है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूरब एवं दक्षिण पूरब में पटना तथा छोटा नागपुर पठार, ये कह रहा है राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश, पटना, छोटा नागपुर मतलब जो रांची हो गया, रांची का पठार पूरा ले लिया है। ठीक है, उस ले करके कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गति के चारों ओर प्रारंभ होता है। मतलब गर्मी के मौसम में जो है पवन कहाँ, राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ये बह रही है। ठीक है, लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। लू जो है, लू क्या धूल भारत में चलती है। ठीक है, और लू जो गर्म हवा को कहते हैं, जो गर्म हवा चलती है उसी को लू कहते हैं। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है, जो है धूल भरी होती है और सूखी पवनें होती है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। ये जरूरी नहीं है कि सुबह में ही, ये शाम को 4 बजे 5 बजे तक भी चलती है लू। ठीक है, इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है, जैसे कहते हैं लू लग गया है। ठीक है, उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती है। जो उत्तर भारत में है, मई के महीने के दौरान धूल भरी जो आंधियां आती है उसी को लू कहते हैं। यह आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है। ये कभी कभी ये जो आंधियां चलती है लू के साथ, वो क्या करती है, हम लोग को आराम पहुंचाती है, क्योंकि उसका जो तापमान होता है वो लू की तापमान को कम कर देता है और तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा ले आती है। मतलब क्या, ठंडी हवा ले आती है और उसके साथ हल्का हल्का बारिश का बौछार। आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में भी कभी कभी बारिश होती है। बस ये बात उसी की कर रहा है। ये सिर्फ उत्तरी भारत में मिलेगा। मतलब देखा जाए तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब वाले पार्ट में आपको मिलेगा देखने के लिए, मध्य प्रदेश। ठीक ना, इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाएं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। मतलब गर्मी के मौसम में कभी कभी गरजने वाली बादल के साथ मूसलाधार बारिश भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। देखा जाए तो गर्मी के मौसम में बर्फ का ओला भी गिरता है, मतलब बर्फ की भी बारिश होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं। ये जो जैसे कि उत्तर भारत में लू चलता है और जो पश्चिम बंगाल में लू चलता है उसको क्या कहते हैं, उसको वैसाखी कहते हैं। वैसाखी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वैशाख के महीने में हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इस आम वर्षा भी कहते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु का जो अंत होता है, कर्नाटक और केरल में पूर्वी मानसून की वजह से वर्षा होती है और वो जो वर्षा है आम पकाने में मदद करती है, जिसके वजह से जो कर्नाटक और केरल का जो आम है इधर की आमों से जल्दी पकता है, जिसके वजह से वो जो वर्षा होती है उस वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।